महाराष्ट्र के राजनीतिक में कल यानी रविवार को एक बार फिर सियासी उलटफेर हुआ है। इस बार एनसीपी में बगावत हुई है और आरोप लग रहा है कि अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया है। हालांकि अजित पवार इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। वहीं अब सबकी नज़र शरद पवार पर टिकी हुई है कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों और सगे संबंधियों ने ही अतीत में राजाओं के साथ दगाबाजी करते हुए तख्ता पलट किया है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। महाराष्ट्र में रविवार को हुआ सियासी घटनाचक्र इसका ताजा उदाहरण है। मराठा क्षत्रप शरद पवार भी अब उस सूची में शामिल हो गए हैं जिसमें अभी तक ठाकरे, अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव, बादल, नादामोड़ी तारक राम उर्फ शामिल था। इसमें से अधिकांश ने अपनी मेहनत के दम पर वापसी की। अब देखने वाली बात यह है कि पवार अपने करियर की सबसे कठिन और अपमानजनक चुनौती से कैसे निपटेंगे। बता दें कि पवार ने 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था और अपने दम पर पार्टी को आगे बढ़ाया। अब उनके सामने बगावत से निपटने की चुनौती है। पवार के लिए इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि यहाँ अपने विधायकों ने ही उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ कई बयानबाजियों के बावजूद भी कांग्रेस में महाराष्ट्र में एकजुट है। पवार अक्सर अपनी पूर्व पार्टियों पर कटाक्ष करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस में शामिल लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि सबसे पुरानी पार्टी का प्रभाव अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। पवार को यूपी के उन जमींदारों के बारे में एक किस्सा सुनाया भी पसंद आया था जिन्होंने अपने अधिकांश जमीन खो दी और अपनी हवेली को मेंटेन करने में असमर्थ रहे। यूपी के जमींदारों से कांग्रेस की तुलना करते हुए एक समय उन्होंने कहा था, मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के बारे में एक कहानी बताई थी जिसके पास बड़ी हवेली हुआ करती थी। भूमि हदबंदी कानून के कारण उसकी जमीनें कम हो गई, हवेलियां बची रही, लेकिन उनकी देखभाल और मरम्मत करने की उनकी कैपेसिटी नहीं रही। जब जमींदार सुबह उठता है तो वह आसपास हरा भरा खेत देखता है और कहता है यह सारी जमीन उसकी है। यह कभी उसका था लेकिन अब उसका नहीं है। शायद पवार यही नहीं जानते होंगे कि वह खुद जल्द ही उस तरह के जमींदार बन जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि कम से कम 2024 तक तो पवार 2 नावों पर सवार होने का इरादा रखते हैं। वह और उनकी बेटी सुप्रिया महाविकास आघाड़ी एनडीए में रहकर विपक्ष में रहेंगे, जबकि दूसरी तरफ अग्रिम पार्टी होगी। उनके भतीजे अजित पवार और भरोसेमंद लेफ्टिनेंट प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं जो एनडीए में रहेंगे। हालांकि सारा दामोदर इस बात पर रहेगा कि राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले प्रभावशाली मराठा मतदाता जो 30% से अधिक हैं कैसे अजित पवार के कदम पर प्रतिक्रिया देते हैं। मराठों का वोटिंग पैटर्न अब तक मिला जुला रहा है और पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी की तुलना में बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा वोटिंग हुई है। भाजपा के प्रति मराठों की नापसंदगी का एकमात्र कारण यह रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बावजूद पवार खुद कभी भी भाजपा की तरफ नहीं गए। विश्वासघात का सबसे दुखद हिस्सा यह रहा कि पवार को धोखा दुश्मनों ने नहीं, अपनों ने दिया। यह एक खुला रहस्य है कि पवार पिछले कुछ हफ्तों से राजपा नेताओं के बीच एकता की भावना बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। राजपा का एक वर्ग कथित तौर पर भाजपा के साथ बातचीत कर रहा था और कांग्रेस, राजपा और शिवसेना उद्यम वाले महाविकास आघाड़ी एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। लगातार इनकार के बावजूद यह बात मीडिया में आई थी कि पवार के भतीजे अजित की अमित शाह और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है। एनसीपी प्रमुख के रूप में पवार का इस्तीफा और उनके बाद सूले को एनसीपी प्रमुख के रूप में पदोन्नत करने का उद्देश्य अजित पवार को रोकना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। एनसीपी विभाजन का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और तत्कालीन संयुक्त शिवसेना ने 48 सीटों में से 42 सीटें जीत हासिल की थी। 2024 के लिए अजित पवार की मदद से एनडीए के 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है।